देखो बालकों, आपके इकाई 3 में राजनीतिक विचारधाराएं हैं, जिसमें पहली विचारधारा आपके उदारवाद। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, अर्थात व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल देता है। वैसे देखा जाए तो उदारवाद स्थायी मूल्यों की अनिश्चित प्राप्ति है। उदारवाद स्थायी मूल्यों की असीमित प्राप्ति है। आपके यूरोपीय जो देश हैं, इन देशों में उदारवाद का जन्म हुआ और उदारवाद को यूरोपीय इतिहास और दर्शन दोनों की ही महत्वपूर्ण विरासत माना जाता है। अर्थात ये माना जाता है कि उदारवाद का कहीं न कहीं यूरोप के इतिहास और यूरोप के दर्शन में पहले से ही तत्व विद्यमान था, जो आगे चल करके एक उदारवादी विचारधारा के रूप को धारण कर सका। यह आपके यूरोप में पुनर्जागरण की देन माना जाता है। पुनर्जागरण की देन जो है आपके उदारवाद को माना जाता है। पुनर्जागरण जो आपके मध्यकाल में सांस्कृतिक आंदोलन था यूरोप का। यूरोप में मध्यकाल में सांस्कृतिक आंदोलन था जो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा। इसको पुनर्जागरण कहा जाता है, इस आंदोलन को, और इस आंदोलन की देन उदारवाद को माना जाता है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानव को विवेकशील प्राणी मानते हुए जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम मानती है। उदारवाद जो मानव को क्या मानती है? विवेकशील प्राणी मानती है, और जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम मानती है कि सभी लोगों ने मिलकर के प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों से आज हमारी सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण हुआ। जॉन लॉक को उदारवाद का देखो आपके जनक माना जाता है। इसके अलावा एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम भी ऐसे विचारक हैं जो उदारवादी विचारक कहलाते हैं, जिन्होंने उदारवाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब देखो उदारवाद का आगमन है यूरोप में क्यों हुआ? तो यूरोप में देखो आपके 16वीं शताब्दी के समय सामंतशाही, राजशाही और पोपशाही जो संस्थाएं थी, उन संस्थाओं के विरुद्ध एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में या क्रांतिकारी दर्शन के रूप में आपके उदारवाद का आगमन हुआ। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखो आपके 1815 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के विचारकों ने 1815 ईस्वी में जो है आपके उदारवाद शब्द का प्रयोग किया था। अब उदारवाद है क्या? उदारवाद का अर्थ, तो देखो आपके उदारवाद अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात हिंदी अर्थ है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन अर्थात यूनानी भाषा के लिबर शब्द से हुई है, और लिबर शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्रता या स्वतंत्र। वैसे देखा जाए तो उदारवाद एक अस्पष्ट विचारधारा है, बौद्धिक विचारधारा है। इसके अलावा ये गतिशील है, अर्थात इसने हमेशा परिवर्तन होते रहे हैं। उसमें यथा स्थितिवादी यानी जैसी स्थितियां हैं उसी के अनुसार इसने अपने आप को बदल लिया है या बदला है। गरीब विरोधी है, गरीबों का विरोध करती है और पूंजीपतियों का समर्थन करती है ये, और पूंजीवादी व्यवस्था की समर्थक है, और पूंजीवादी व्यवस्था की समर्थक होने के कारण इसे अन्यायी, आपके अनैतिक और अमानवीय विचारधारा या अवधारणा कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग का समर्थन करती है, इसलिए ये अन्यायी है। क्यों? क्योंकि न्याय स्वरूप तो सभी वर्गों का समर्थन होना चाहिए, पूंजीपति हो या गरीब हो, दोनों का समर्थन होना चाहिए, लेकिन ये केवल पूंजीपतियों का समर्थन करने के कारण इसको अन्यायी कहा गया। अनैतिक इसलिए क्योंकि ये नैतिकता के विपरीत है, एक ही वर्ग का समर्थन करना नैतिकता के विपरीत है। इस वजह से जो है आपके ये अन्यायी, अनैतिक यानी अनेक प्रकार की जो है उपमाएं इसको दी गई है। उदारवाद के बारे में आगे देखें तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका स्वरूप और कार्य विकास के प्रथम चरण से लेकर के वर्तमान तक बदलता रहा है। यानी जिस समय उदारवाद का विकास हुआ मध्यकाल में, उस समय से लेकर के वर्तमान तक उदारवाद का जो स्वरूप है वो बदलता रहा है। अगर देखो आपके उदारवाद के स्वरूप के बारे में देखा जाए तो इसका स्वरूप प्रारंभ में जो है आपके क्या था? प्रारंभ में इसका स्वरूप जो है आपके मानव को विवेकशील प्राणी मानना और उसके अधिकारों का समर्थन करना था, उसके अधिकारों का समर्थन करना था। आगे चल करके इसने
जो आपके पूंजीपतियों का समर्थन किया और इसके परिणाम स्वरूप जो आपके समाज में दो वर्ग बने, पूंजीपति और गरीब वर्ग। और जो आपके गरीब वर्ग था उसका पूंजीपतियों ने शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में इसने जो आपके मार्क्सवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद और समाजवाद के भय से अमीरों को, पूंजीपतियों या अमीरों को बचाने के लिए और मार्क्सवाद व समाजवाद के भय से इसने अपने रूप में पुनः परिवर्तन किया और ये जो आपके पूंजीपतियों की पूंजी पर नियंत्रण लगाने का समर्थन करने लग गया और लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा या लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है उसका समर्थन इसने करना प्रारंभ कर दिया। आगे चल करके शीत युद्ध की समाप्ति अर्थात 1990 के दशक के बाद में इसने अपना परंपरागत जो रूप था, पुराना जो रूप था, प्राचीन जो रूप था, उस स्वरूप में वापस ये अवधारणा आ गई। इस कारण इसको परिवर्तनशील जो है आपकी धारणा कहा जाता है। इसके बाद में देखो आपके इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सामान्य तौर से देखें तो उदारवाद सोचने का एक तरीका है, संसार को देखने की एक दृष्टि है उदारवाद, और राजनीति को उदारवाद की ओर बनाए रखने का एक प्रयास है, जिस प्रयास के माध्यम से हम राजनीति व्यवस्था को उदारवाद की ओर ले जा सकते हैं या उदारवाद की ओर बनाए रख सकते हैं। इस उदारवादी विचारधारा की अलग अलग विचारकों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं, लेकिन आपके यहाँ पर केवल दो परिभाषाएं बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। पहली जो उदारवाद की परिभाषा है वो आपके हेराल्ड लास्की की है। हेराल्ड लास्की ने उदारवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, यानी कुछ जो थोड़े बहुत सिद्धांत होते हैं ऐसे सिद्धांतों का समूह नहीं है उदारवाद, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत है जो हमेशा बनी रहती है, हमेशा दिमाग में रहती है। फिर आपके सार्टोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत और व्यवहार है। इसके अनुसार ये हो गया, आपके सार्टोरी का कहने का अर्थ ये हो गया कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है और न्यायिक सुरक्षा की स्थापना करना चाहता है और संवैधानिक शासन का पर बल देता है। संवैधानिक शासन अर्थात ऐसा शासन जो संविधान के अनुसार चले, संविधान सर्वोच्च हो, कानून का शासन हो। इसके बाद में आपके आते हैं उदारवाद के रूप। तो देखो उदारवाद के दो रूप है आपके, परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद जिसे नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, दूसरा आपके आधुनिक उदारवाद जिसे सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। पहला आता है आपके शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद जो आपके धर्म को व्यक्ति का निजी और आंतरिक मामला मानता है कि धर्म के मामले में व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने धर्म जैसे चाहे उसी धर्म को अपना सकता है और जैसे चाहे वैसे ही अपने धर्म को मानने, आस्था रखने की स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए। इसको आंतरिक मामला मानता है, ये सामाजिक मामला नहीं मानता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया कि उदारवाद मानव को विवेकशील मानता है और वो इस बात पर बल देता है कि मनुष्य विवेकशील होने के कारण वो अपना अच्छा बुरा स्वयं जानता है, इसलिए उसके कार्यों में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसके कार्यों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उसे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने या रहने या अपने निजी मामलों में स्वयं को स्वतंत्र रहने की अनुमति होनी चाहिए। इसलिए वो जो है स्वतंत्रता पर बल देता है और सीमित राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। सीमित राज्य का मतलब है कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए। जैसे उदारवाद का मानना है कि राज्य को सुरक्षा संबंधी जो कार्य हैं वो कार्य ही करने चाहिए और उसे व्यक्तिगत कार्यों में या जो आपके अन्य जो राज्य के कार्य होते हैं उन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंपरागत उदारवाद कालांतर में एक वर्ग विशेष यानी पूंजीवाद की विचारधारा बन जाता है। आगे चल करके जो उदारवाद जो पहले मानव की स्वतंत्रता पर बल देता है, सीमित राज्य के अस्तित्व की बात करता है, वही उदारवाद आगे चल करके एक वर्ग विशेष की यानी पूंजीपतियों की जो आपकी विचारधारा बन जाता है और पूंजीवाद का समर्थन करने लग जाता है। जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध इसके बाद में देखो आपके यहाँ पर है पूंजीवादी विचारधारा बन जाता है और निजी संपत्ति का समर्थन करता है। पूंजीपति एक निजी संपत्ति है, अर्थात पूंजीपतियों की अपनी निजी संपत्ति होती है
और इस संपत्ति का वो समर्थन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है। इससे मानवीय जीवन में असमानताओं का आगमन होता है, अर्थात अमीरी और गरीबी आती है। स्वतंत्रता पूर्वक संपत्ति रखने से जिन लोगों के पास में आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण हो जाता है, जिन लोगों का वो पूंजीपति बन जाते हैं, और जिनका नियंत्रण नहीं होता है वो आपके गरीब रह जाते हैं। इस प्रकार जो मानवीय जीवन है उसमें आर्थिक असमानता का आगमन होता है। फिर पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध जब वैज्ञानिक मार्क्सवाद जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, मार्क्सवाद किसने दिया था? कार्ल मार्क्स, जर्मन विचारक था कार्ल मार्क्स। इसने जो है आपके मार्क्सवादी जो विचार दिए, और इन विचारों की जब शुरुआत हुई क्रांतिकारी रूप शुरुआत हुई, तब मार्क्सवाद ने अपना स्वरूप बदल लिया, अपने आप को बदलने का प्रयास किया, अपने आप को बदला, और ये जो है आपके अमीरों की अतिरिक्त पूंजी पर कर लगाने या जो आपके पूंजी पर कर लगाने का समर्थन करने लग गया, और इसने लोक कल्याणकारी अवधारणा पर बल दिया। इसमें विशेष बात यह है कि 17वीं 18वीं शताब्दी के उदारवाद को परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद भी कहा जाता है, उदांत उदारवाद भी कहा जाता है। यह नकारात्मक चरित्र का था, क्योंकि इसने केवल जो आपके व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल दिया है, जो आपके सामाजिक आधार पर उचित नहीं है। दूसरी बात, इसने जो आपके व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्रदान की है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की। इस वजह से इसका स्वरूप नकारात्मक होने के कारण इसे नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। अब आती है आपके नकारात्मक उदारवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, आपके नकारात्मक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली जो आपकी विशेषता है कि ये व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल देता है। व्यक्तिवाद का मतलब हो गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इस बात पर यह बल देता है। दूसरा है, यह मानव की मध्य युग की धार्मिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनका विरोध करता है। मानव की धार्मिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं थी मध्य युग अभी बताया था मैंने, 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक का समय। इस युग में जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो हमारी परंपराएं थी उस समय की, उनका ये विरोध करता है। तीसरी जो आपकी इसकी विशेषता है, यह है कि मानवीय व्यक्तित्व के असीम मूल्य और आध्यात्मिक समानताओं में विश्वास करता है, कि व्यक्ति में आध्यात्मिक समानताएं पाई जाती है। व्यक्ति जो आपके असीम मूल्यों वाला एक जो आपके मानवीय मूल्य वाला प्राणी होता है। चौथी है आपके कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानता है, और विवेकशील प्राणी मानने के साथ साथ ये उदारवाद का ये भी मानना है कि जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में या अपने हित जीवन के लिए कार्य करता है वो सोच समझ के करता है कि उसके कार्य करने से लाभ होगा या हानि होगा, इसलिए व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। पांचवी विशेषता है कि मानव को विवेकशील प्राणी मान करके ये मानव को प्राकृतिक अधिकार प्रदान करना चाहता है। प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार। अर्थात जो प्रकृति द्वारा प्रारंभ से ही जो प्राकृतिक जो विचारक थे, आपके परंपरागत राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है, और उदारवाद भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है, जिसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। ये तीन आपके प्राकृतिक अधिकार है, जो परंपरागत राजनीतिक विचारकों ने भी इसका समर्थन किया था, और उदारवादी विचारक भी इसका समर्थन करते हैं।